होंगे तो वो कोई भी मुद्दे पे आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि शिक्षित, जैसे मैंने पहले भी बोला कि शिक्षित समुदाय ही वो है जो सही गलत की परख रखता है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आज बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, और बेरोज़गारी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म भी क्रिएट हो रहा है, जहाँ पे कि युवा जो है वो बजाय रोज़गार की एक मांग को लेके खड़े हो रहे हैं। उन युवाओं को कहीं ना कहीं जिसे हम कह सकते हैं कि अनसोशल एलिमेंट्स की तरफ धकेला जा रहा है। शिक्षा नीति में अगर नई शिक्षा नीति में अगर स्कूलों को बंद किया जा रहा है, नई शिक्षा नीति के तहत अगर 3 साल के डिग्री कोर्स को 4 साल का बना के फीसें बढ़ाई जा रही हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सा वर्ग है जो पढ़ पाएगा? क्या आम इंसान का बच्चा, हज़ारों की संख्या में जो फीसें बढ़ रही हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का हाल देखिए। जैसा आप सभी को पता है कि AIDSO का 10th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो 27 से 29 नवंबर को कंक्लूड हुआ। सक्सेसफुली पूरे देश भर से जो स्टूडेंट्स का यहाँ पे पार्टिसिपेशन हुआ है, और ये कॉन्फ्रेंस का जो मेन मांग रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 का विरोध किया जाए। सरकारी शिक्षा बचाओ, मानवता बचाओ और संस्कृति बचाओ का जो नारा इस कॉन्फ्रेंस से दिया गया है, इसी नारे को लेते हुए और इस प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन को जो NEP के खिलाफ चल रहा है, उसके लिए आज यहाँ पे जंतर मंतर पर पूरे देश भर से छात्र इकट्ठा हुए हैं NEP के खिलाफ अपनी आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए। मैम, उसमें जो है जो शिक्षा नीति है 2020 की, उसमें क्या खामियां ऐसी हैं जो आपको बुरा लग रहा है, उस नीति को आप बदलना चाह रही हैं? सर, उस नीति में ऐसा कुछ है नहीं जिसको आप अच्छा कह सकते हैं, ये पहली बात। उस नीति में अगर हम उसको एक आम और बहुत ही कॉन्क्रीट शब्दों में बोले तो हम उसको प्राइवेटाइजेशन, कमर्शलाइजेशन, कम्युनलाइजेशन का एक ढांचा बोल रहे हैं। वो नीति ऐसी है जिसमें कि PPP मॉडल के ऊपर बात की गई है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। शिक्षा हमेशा से एक सरकारी मुद्दा रहा है। हम लगातार मांग उठाते हैं कि सरकारों को शिक्षा के ऊपर व्यय करना चाहिए, खर्च करना चाहिए, लेकिन इस नीति में कहा गया है कि सरकार जो है शिक्षा के ऊपर अपना खर्चा नहीं उठाएगी। लगातार कम होते हुए बजट इस बात का सबूत है, और ये जो नीति है, ये पॉलिसी जो है वो उस चीज़ को और कॉन्क्रीटाइज कर रही है कि आज जो है वो सरकारी शिक्षा, सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे उठ रही है। हम देख रहे हैं शिक्षा में जिस तरीके से लगातार एक कम्युनल अप्रोच बिल्ड हो रहा है। आज महान नेता जो है हमारे देश के, जिन्होंने कि एकता का, सेकुलरिज्म का जो संदेश दिया था, आज वो खत्म होता जा रहा है। ये एक अटैक है ना केवल हमारी शिक्षा व्यवस्था पे, हमारे समाज की सोच के ऊपर। उस सोच को बचाने के लिए NEP का विरोध करना बहुत ही ज़रूरी है, और उसी विरोध के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैम, जैसे धरने लगातार हो रहे हैं 16 के बाद, 2016 जब से सत्ता में सरकार आई है, इससे पहले बच्चों के और शिक्षकों के इतने धरने नहीं हुआ करते थे। आप लोग को अगर मांगे होती थी तो शांतिपूर्ण तरीके से मान ली जाती है। इस सरकार को ऐसा क्या शिक्षा से डर लग रहा है जो आप लोगों की मांग को और आप लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है? ये शिक्षा जो है वो किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी है। एक शिक्षित व्यक्ति जो है वो एक समझ रखता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और आज जब उस शिक्षा पे अटैक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सरकार जो है वो इस समाज की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना चाह रही है। और उस तोड़ने का मतलब क्या है कि कोई भी एक्शन जो सरकार द्वारा लिया जा रहा है, वो चाह रहे हैं कि चुपचाप बिना किसी विरोध के उन चीज़ों को खड़ा किया जाए, बिना किसी विरोध के उन चीज़ों को पास किया जाए। ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट जो है वो 2016 से ही हो रहे हैं। इससे पहले भी जो सरकारी नीतियाँ आई हैं उसका पुरजोर विरोध होता रहा है, हर लेवल पे उसका विरोध होता रहा है। आज इस मंच से भी ये बात उठी है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से पहले भी जो नो रिटेंशन पॉलिसी 8वीं तक जो पास फेल की नीति को खत्म किया गया था, उसका कितना बुरा असर सरकारी शिक्षा व्यवस्था पे आम जनता के बच्चों पर पड़ा है जो सरकारी शिक्षा को लेते रहे हैं। वो संघर्ष है जो आज के लंबे समय तक चलता जा रहा है, और शिक्षा को बचाने की हमारी जो ये लड़ाई है, वो लड़ाई आज इतनी तेज़ बनी है कि पूरे देश भर से लोग उसमें जुड़ रहे हैं, और उसका ये सबूत है कि आज इतनी बड़ी संख्या में हर लेवल पे वो प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नीति लाई गई, तो कौन है वो लोग? कौन, क्या कोई बिजनेसमैन है या कौन है जिनको फायदा पहुंचाने के लिए लाई गई? हाँ, ये लोग जो है वो बिजनेसमैन से भी ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि जो व्यवस्था है समाज की, इसको मेंटेन करने वाला जो क्लास है, ये उस क्लास को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये नीति लाई जा रही है। इसमें आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को आप अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सोच है, ये व्यवस्था की जो सोच है, वो किसी एक व्यक्ति के आने या जाने से नहीं होगा। कौन सी व्यवस्था है जो सरकार मतलब उसको लागू करना चाहती है? ये पूंजीवादी व्यवस्था है जिसको कि सरकार मेंटेन करना चाहती है, ठीक है। और ये केवल सरकारें
बदल देने से या किसी एक व्यक्ति के आने या जाने से ये चीज़ें खत्म नहीं होने वाले हैं। मुझे लगता है ये सवाल आपको पूछना नहीं चाहिए, लेकिन ये सच है। इसका सबूत ये है कि मध्य प्रदेश में 94,000 स्कूलों के बंद होने के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। दिल्ली में हम खुद विजिट करके आए हैं उन स्कूलों में जो स्कूल बंद हो रहे हैं। सभी बोल रहे हैं कि स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं। नेताजी नगर का स्कूल आज भी बंद है, अगर आप जाके देख सकते हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है कि मिड सेमेस्टर में आप स्कूल कैसे बंद कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ को सुना नहीं गया है। जाके विजिट कीजिए, ग्राउंड पे जाके देखिए, हर एक स्कूल बंद हो रहा है। डेटा AIDSO ने रिसेंटली अपना बुकलेट पब्लिश किया है स्कूल क्लोजर मेजर पर, उसमें बाकायदा डेटा के साथ। और दिल्ली के लिए हम लोगों ने भी बुकलेट पब्लिश किया जिसमें कि उन स्कूल्स के नाम भी लिखे गए हैं जहाँ पे कि जिन स्कूलों को बंद किया गया है। और जो AIDSO है, इसके आपके साथ साथ और कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन या संगठन जो भी हैं, किसी का सपोर्ट है या आप लोग सिर्फ अकेले कर रहे हैं? इससे फायदा क्या है? इस संगठन को आम जनता का सपोर्ट है और इस आम जनता में टीचर्स, स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल सेक्शन पूरा शामिल है। हम लोग की कोशिश है कि इस मूवमेंट को हम कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं। एक जॉइंट प्लेटफॉर्म बनाने की हम लोग की कोशिश है, जिसमें कि हर एक प्रोग्रेसिव संगठन, लेफ्ट प्रोग्रेसिव संगठन जो इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना चाहता है, जो इस शिक्षा को बचाने की जो लड़ाई है उसमें आगे आना चाहता है, उनको साथ लाने की हमारी कोशिश भी है। शिक्षित नहीं होंगे तो वो कोई भी मुद्दे पे आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि शिक्षित, जैसे मैंने पहले भी बोला कि शिक्षित समुदाय ही वो है जो सही गलत की परख रखता है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और बेरोजगारी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म भी क्रिएट हो रहा है, जहाँ पे कि युवा जो है वो बजाय रोजगार की एक मांग को लेके खड़े हो रहे हैं। उन युवाओं को कहीं ना कहीं जिसे हम कह सकते हैं कि अनसोशल एलिमेंट्स की तरफ ढकेला जा रहा है। आप लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि एक वर्ग है जो इस देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, जो लाल झंडा लेकर के हर जगह चले जाते हैं लोग। एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जो इस देश को पीछे रखने के लिए काम करता है। आप एक बात बताइए, सरकारी शिक्षा को बचाने की जो लड़ाई है, आम जनता का बच्चा पढ़े, ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष को अगर हम आगे लेकर जा रहे हैं तो हम कहाँ देश को पीछे रख रहे हैं। यहाँ पे तो नारे लगाती है, सरकारें नारे लगाती हैं, इतने सारे जो कमर्शियल्स आते हैं वो बोलते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन आज तो पढ़ाई रोकी जा रही है। अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो कौन पढ़ पाएगा? लेकिन उसी चीज़ को सुधारने के लिए तो एक नई शिक्षा नीति लेकर के आई है, फिर उसका विरोध क्यों हो रहा है? नई शिक्षा नीति में अगर स्कूलों को बंद किया जा रहा है, नई शिक्षा नीति के तहत अगर 3 साल के डिग्री कोर्स को 4 साल का बना के फीसें बढ़ाई जा रही हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सा वर्ग है जो पढ़ पाएगा? क्या आम इंसान का बच्चा, हजारों की संख्या में जो फीसें बढ़ रही हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का हाल देखिए, हर साल जो फीस है वो पहले साल के मुकाबले में दुगनी होती जा रही है। कौन उस फीस को दे पाएगा? सरकारी स्कूल अगर बंद हो जाएंगे तो हजारों लाखों की फीस जो प्राइवेट स्कूल के लिए जा रही होती है, लाखों का डोनेशन जो दिए जा रहे होते हैं, कौन उसको दे पाएगा? आपको लगता है कि 2 जून की रोटी कमाने और खाने के लिए जब एक एक घर के दोनों माँ बाप जो है वो काम कर रहे हैं, वो कहाँ से वो पैसा दे पाएंगे? वो तो बच्चे को पढ़ना पड़ेगा ना जाके, और वो कौन पढ़ाएगा? वो सरकार। आपसे मेरा सवाल है, सरकार कहती है युवाओं को मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगी, इसमें कितनी सच्चाई मिल रही है आप लोगों को नौकरी? सर, ये चीज़ जो है ना, मुझे लगता है कि सरकारी आंकड़े ही सरकार के इन दावों को गलत साबित करने के लिए काफ़ी है। और सरकारी आंकड़ों से भी ज़्यादा जो है ना असलियत हम लोग को दिख रही होती है कि सरकारी आंकड़े कितने झूठे हैं। जितना आंकड़ा दिखाया जाता है उससे दुगने से ज़्यादा जो है वो बेरोजगारी संख्या है। लेकिन बीजेपी तो बोल रही है ना, सरकार बोल रही है कि यहाँ पे बेरोजगारी 5-6% है, जो कांग्रेस थी उसके समय पे 7-8% है, हमारे समय पे 5-6% है। और जो धरने हैं वो प्राइवेट धरने हैं, वो संगठन करते हैं प्राइवेट। PLFS एक डेटा सर्वे होता है, ठीक है, जो कि क्वार्टरली कितने लोग रोजगार है हमारे देश में उसका डेटा निकाल के देता है। आप आंकड़ा देखिए, 18 से 28 साल की उम्र का जो युवा है, शिक्षित युवा जिसको कहा जाता है, 30% से अधिक वहाँ पे बेरोजगारी नजर आएगी आपको। जो गैप है, जेंडर गैप है रोजगार में, वो हम सभी को पता है कितना बड़ा वो गैप है। लेकिन ये आंकड़े हमको दिखाते हैं कि बेरोजगारी की संख्या शिक्षित युवाओं में और कितनी ज़्यादा है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये चीज़ें हम अपनी तरफ से बना रहे हैं, ये तो सरकारी आंकड़े हैं जो झूठे साबित हो रहे हैं सरकार की बातों से। अपनी बात को कहने के लिए, अपने दावों को कहने
बताने के लिए आपके पास एक कॉन्क्रीट शब्द, एक कॉन्क्रीट आंकड़ा होना चाहिए आपके पास। आप बस आके मुंह बोल देने भर से चीज़ें साबित सही नहीं हो जाती। तो लगता है बीजेपी के जो नेशनल प्रवक्ता है वो लोग बिना आंकड़े के बोलते हैं। अब ये सवाल आप उनसे पूछिए, मुझसे नहीं पूछिए, क्योंकि हम आंकड़े देख के बता रहे हैं।